चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया था, है ना? तो ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या इसका रीजन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला था कि ग्राफ भी याद रखिएगा। तो यहाँ में है एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, ये एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस का ग्राफ है। आप देखेंगे तो ये हमारा 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो यहाँ में आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर 4 से लेके 12 में, ठीक है, 3D से बड़ा साइज 4D का होगा और 4D और 5D का साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, है ना? तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा था कि जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखिए इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट वाला का साइज हमेशा बड़ा ही होगा, क्लियर है ना? अच्छा, ये ध्यान देना, लेकिन आपको बताया गया था 4F सीरीज में, अगर आपको याद होगा तो, है ना? समझ पा रहे हैं ना? 3D 4D 5D का ये ग्राफ है, आपको याद रखना है। और इसका रीजन क्या है बताइए? 4D और 5D की रेडियस बराबर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और आपको याद रखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट का, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में 2 कंट्रैक्शन लगते हैं ना। कौन कौन सा कंट्रैक्शन? ट्रांजिशन और लेंथेनॉइड, लेकिन बाकी सारा एलिमेंट में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एटॉमिक साइज का बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। जब भी देखिए, इसमें टोटल 6 प्रकार का क्वेश्चन होगा जो कि मैं आपको कराऊंगा। या तो क्वेश्चन में होगा एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखिए, या तो ग्रुप में होगा। तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, सेल नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्लियर है ना? या तो हमारा पीरियड में होगा। एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक सेम पीरियड का एलिमेंट दे देगा, बोलेगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। या तो सेम ग्रुप का मेंबर को दे देगा, बोलेगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। क्या समझ पा रहे हैं? या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस को दे देगा, बोलेगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। या तो क्या करेगा, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट का दे देगा और बोलेगा किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। या तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये 4 प्रकार का हो गया। या तो आपको क्या दिया जाएगा, 2 एडजेसेंट पीरियड का मेंबर और 2 एडजेसेंट ग्रुप का मेंबर दे देगा और बोलेगा बताइए किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। तो आपको ऐसे कंपेयर करना पड़ता है। और 6 प्रकार जो क्वेश्चन होता है वो रेंडम कोई भी 2 एलिमेंट दे देगा और बताएगा, पूछेगा बताइए किसका रेडियस ज्यादा हुआ। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखो नाइट्रोजन फास्फोरस, तो जैसे मान लो यहां में लिखा है ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस, दे देगा ना। इसमें एटॉमिक रेट क्या, ये 2 कंसेक्यूटिव 2 एडजेसेंट क्या है, पीरियड है कि नहीं? क्या ये 2 एडजेसेंट पीरियड का एलिमेंट है?
और 2 एडजेसेंट क्या है, ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, इसको लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा रेंडम दे देगा कोई भी 2 एलिमेंट, बोलेगा बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा। तो 6 प्रकार का क्वेश्चन आपको टोटल मिल सकते हैं, और वो 6 प्रकार में आपको देखना पड़ेगा कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन आप याद रखो भाई, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि कोई भी पीरियड की बात कर रहे थे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो क्या उसमें चार्ज था या न्यूट्रल मॉलिक्यूल था? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, चार्ज नहीं था। समझ पा रहे हैं ना। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, ग्रुप की बात करेंगे मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, 2 एडजेसेंट पीरियड या 2 एडजेसेंट ग्रुप की बात करेंगे मॉलिक्यूल न्यूट्रल होने वाला है। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाए तो समझ लेना या तो वो क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का होगा, या तो वो क्वेश्चन डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट का होगा। अगर ऐसा है तो हमेशा इसका जो एटॉमिक रेडियस का जो फैक्टर होगा वो क्या हुई होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका ज्यादा होगा उसका पॉजिटिव चार्ज, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, है ना। चलिए यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। कॉपी हो गया क्या? अगर अलग अलग स्पेस, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पेसेस हैं भाई, तो हमेशा क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल पे चार्ज लिखा है तो समझ लेना, सबसे पहले आपको देखना है या तो क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक से होगा या तो ऐसा होगा। ठीक है, पहले ये दोनों देखना है और ये दोनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूल क्या है, चार्ज है क्या? हाँ चार्ज है। अगर चार्ज है तो सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। तो आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। तो ये बताओ सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपने क्या देखा है कि जिसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होती है, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, N-3, फिर O-2, F-2। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा भाई, देखिए यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम, इनवर्सली होती है। मतलब जिसका निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ये कम होगा तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, है ना। तो आपने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो रहा था, बताइए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है कि नहीं। अच्छा उसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मान लो लिखा है P-3, S-2, Cl-1, यहां में देखिए पहले क्वेश्चन को देखना है, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ में देखिए मान लो ये एलिमेंट लिखा है P-3, S-2, Cl-1, और यहाँ में लिखा गया है, तो आपको बताना है कि किसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मान लो यहाँ में, और मान लो एक एलिमेंट है स्कैंडियम+3, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड पे देखो क्या सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, डिफरेंट है। यहाँ में 15+3 18, मतलब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सब में इलेक्ट्रॉन कितना होने वाले हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एटॉमिक रेडियस। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन अगर मान लो भाई कोई स्पेसिस ऐसी हैं जिसपे चार्ज है ना, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्या या उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है क्या, या तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 54 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 86 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो कौन सा सेल होगा, फर्स्ट सेल, है ना। उसका सेल नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा ना।
अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड सेल होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस है, तो थर्ड पीरियड का है ना, तो सेल नंबर कितनी हो जाएगी, थर्ड, है कि नहीं, तो थर्ड सेल हो जाएगा। और ये कौन सा सेल नंबर हो जाएगा, फोर्थ सेल। और ये कौन सा सेल होगा, फिफ्थ सेल। और ये कौन सा सेल हो जाएगा भाई, सिक्स्थ सेल। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान देना, अगर मान लो जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ में सेल चेंज हो जाएगी, सेल चेंज होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका साइज बड़ा होगा। 10 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन का साइज ज्यादा होगा। 18 36 में 36 का ज्यादा होगा, तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस का साइज होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अगर हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 36 54 86 में किसका साइज बड़ा होगा, तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन लिखा गया है और आपको देखना है कि किसकी साइज बड़ी होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब देख लो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या बताओ, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। तो बताओ इसमें इन दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 36। और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 54, है ना। तो मान लो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया भाई। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बताओ किसका साइज ज्यादा होगा, O-2 और F- में किसका साइज बड़ा होगा, O-2 होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा, O-2 का। लेकिन अब बताओ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, किसका साइज ज्यादा होने वाला है, 18 इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, जैसे मान लो यहाँ में लिखा था O-2 और F- में किसका साइज, इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं ताकि ऑर्डर भी हमारा, यहाँ में F- और यहाँ में है O-2, ठीक है ना। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में किसकी, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कंसेप्ट लग सकता है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में किसकी साइज बड़ी होगी, O-2 का। फिर 10 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन में किसका साइज बड़ा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन का आप थोड़ा सा ध्यान देना, P-3 और Cl में किसका साइज बड़ा होने वाला है, P-3 का। तो मान लो यहाँ में Cl- और P-3 है तो किसका साइज बड़ा हो जाएगा, P-3 का। और बताओ यहाँ में 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में 36 इलेक्ट्रॉन है, किसका साइज ज्यादा होगा, 36 का। और 36 और 54 में किसका ज्यादा होगा, 54 का। तो ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इधर देखेंगे। अगर मान लो ये हमारा फोर्थ नंबर होगा शायद, है ना। ठीक है, तो अगर मान लो लिखा है Na+1 Al+3, ठीक है, स्कैंडियम, ठीक है। तो यहाँ में ध्यान देना और आपको कंपेयर करना है कि किसका साइज ज्यादा होगा, है कि नहीं। बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप चेक करो, है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ में देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, 10। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा 21, और 21 से 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 18। और यहाँ में क्या होगा, यूटेरियम 39 एटॉमिक नंबर होता है, 39 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ में लिथियम का एटॉमिक नंबर 57 है, आयोडीन का 53 है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, तब आप कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन में किसका साइज ज्यादा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन का। 10 इलेक्ट्रॉन 18 में किसका साइज ज्यादा होगा, 18 और 36 में, समझ पा रहे हैं आप, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो बताइए जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों में किसका साइज कम होगा, Al+3 का। और उससे बड़ा साइज किसका होगा, Na+1 का।
है कि नहीं। अब बताओ इन दोनों में स्कैंडियम और यूटेरियम बताओ किसका साइज, 10 और 18 में किसका साइज ज्यादा हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन का। 18 और 36 में किसका ज्यादा हो जाएगा बताइए, 36 का। और आप मुझे बताइए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर दोनों में 54 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव का चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज उतनी छोटी हो जाती है। तो बताइए क्या हो जाएगा, लेंथेनम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, I माइनस। क्या समझ पा रहे हैं क्या, क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अरे भाई ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। लेकिन निगेटिव चार्ज से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होती है, जिसका वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव और दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना है, 54 है। तो आप जानते हैं ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली होता है पॉजिटिव चार्ज का, और इनवर्सली किसका होता है बताइए, निगेटिव चार्ज का। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बताओ जिसका निगेटिव चार्ज ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है कि नहीं। मतलब अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये कम ना होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो निगेटिव और पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये तो अभी 4 क्वेश्चन आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म में पाए जाएंगे, तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। कॉपी हो गया था ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ में क्या लिखा है, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट। अब देखो MnO, MnO2, MnO2, O7, MnO2, O7 दिया है ना। तो यहाँ में आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है भी नहीं। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे कि ये जो कंपाउंड लिखा है इसमें हर मैग्नीज का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ में देखेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया है 7, अरे भाई जिसका निकालना है उसको x मानते थे। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ में अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 7 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज माइनस ओवरऑल चार्ज 0, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। और आप लोग को मालूम है, तो देखिए यहाँ में एक ही एलिमेंट है, अलग अलग चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो बताइए जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उससे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। तो किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, यहाँ में देखिए क्रोमियम का निकालेंगे तो +2 आएगा, यहाँ में निकालेंगे तो +3 आएगा, और यहाँ में निकालेंगे तो +6 आएगा। आप ही बताइए क्या यहाँ में एटॉमिक रेडियस क्रोमियम का कंपेयर कर लीजिए, किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ में बताओ ये क्वेश्चन क्या है, वही है तो ना, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है कि नहीं है। लेकिन आप ही मुझे बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, नहीं। यहाँ में इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ में इलेक्ट्रॉन 9, यहाँ में इलेक्ट्रॉन 7, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो ये क्या दूसरा प्रकार वाला है क्या, दूसरा प्रकार बोले तो डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है कि नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे बताओ, उस समय आपको क्या लगाना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ती है या कम हो जाती है, अरे भाई बोलिए, बढ़ती है कम हो जाती है, कम। तो क्या यहाँ से यहाँ में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉपी हो गया होगा शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। देखिए डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को समझेंगे। अभी तक हमने कितनी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। अगर डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट है तो क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस का आराम से कंपेयर किया जा सकता है, क्लियर है ना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका एटॉमिक रेडियस कर सकते हैं। पीरियड में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना बताया गया था, ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन अभी बता दी गई है कि नहीं। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ में ध्यान देना है। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, आपको देखना पड़ेगा यहाँ में ये कौन सा टाइप वाला क्वेश्चन है। क्या ये न्यूट्रल है, क्या न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो क्या ये सेम पीरियड के मेंबर है, तो देखो यहाँ में सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के हैं, या दो एडजेसेंट मतलब क्या होगा, एडजेसेंट पीरियड और एडजेसेंट ग्रुप का मेंबर है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है, यहाँ में फ्लोरीन होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देंगे। अब यहाँ में ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन का नीचे में क्या होता है, सल्फर, और फ्लोरीन का नीचे में क्या होता है, क्लोरीन। तो ये क्या है भाई, लगातार दो पीरियड, सेम दो पीरियड और दो ग्रुप का ही मेंबर है ना। एडजेसेंट 2 पीरियड, देखो ये कौन सा पीरियड का है भाई, सेकेंड पीरियड, और ये कौन सा पीरियड का है, थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का है, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर भी एडजेसेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन ही आता है, 16 17 है। तो ये क्या है, दो पीरियड और दो ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। अगर सेम पीरियड की बात करते हैं तो सेम पीरियड में कौन सा इफेक्ट काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम हो जाता है ना भाई। अब आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो बताओ इन दोनों में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताओ, थर्ड पीरियड में सल्फर क्लोरीन में किसकी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो बताओ किसकी साइज बड़ी होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ में ये बोलना बिल्कुल सही रहेगा क्या, कि थर्ड पीरियड का साइज सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा। क्योंकि जब थर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ गया, और एक्स्ट्रा सेल बढ़ने की वजह से उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका साइज ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का। और भाई समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा साइज किसका, सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। और भाई सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, और इन दोनों का तो भाई इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा। और इन दोनों में भी किसका सबसे ज्यादा है, सल्फर का। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, दो एडजेसेंट पीरियड या दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा टाइप का दो एडजेसेंट पीरियड या दो एडजेसेंट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको सेल नंबर लगाना है, कि थर्ड सेल और सेकंड सेल में थर्ड सेल का साइज सेकंड सेल से ज्यादा होने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा यहाँ में बताओ क्या लिखा है भाई, यहाँ में नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ में ऑक्सीजन लिखा है। नाइट्रोजन का नीचे में क्या होता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन का नीचे में क्या होता है, सल्फर। तो बताओ ये कौन सा पीरियड का है, सेकेंड, और ये कौन सा पीरियड का है, थर्ड। तो आप मुझे बताओ, सेकेंड और थर्ड पीरियड में किसकी साइज बड़ी होती है, थर्ड पीरियड के। तो बताओ यहाँ में फास्फोरस सल्फर का साइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होने वाला है। उसके बाद आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा, नाइट्रोजन। फास्फोरस सल्फर में किसका ज्यादा, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा साइज, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा सल्फर, सबसे ज्यादा फास्फोरस। अगर दो एडजेसेंट पीरियड या दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो अब मान लो ये सेकेंड पीरियड है, ये दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप का नहीं आएगा, तो उस केस में कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइप पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इस समय आप क्या देख रहे थे, सेल नंबर, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ, लिखे, in case of element of in case of element of in case of element of two adjacent group in case of element of two adjacent group and two adjacent period use cell number, use cell number। तो क्या यूज करना पड़ेगा, सेल नंबर। ब्रैकेट में लिख लो, ओनली इन पी ब्लॉक एलिमेंट, ओनली इन पी ब्लॉक। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो लिखा है लिथियम और यहाँ में लिखा है मैग्नीशियम, क्या लिखा है भाई, लिथियम और क्या लिखा है, मैग्नीशियम। तो आप मुझे बताओ, लिथियम और मैग्नीशियम में आपका किसकी साइज आपको ज्यादा लग रही है। क्योंकि बताओ लिथियम और मैग्नीशियम में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बताइए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसका वजह से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ में क्या होता है कि लिथियम, लिथियम कौन सा पीरियड का मेंबर है बताओ,
सेकेंड। और मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसा लग रहा है ना? तो बताओ मैग्नीशियम कौन सा पीरियड का मेंबर है? थर्ड, है कि नहीं? क्या पहले सबसे पहले देखो चार्ज आ जाए, चार्ज आ जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बताइए। नहीं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल भी नहीं है ना भाई। तो अब बताइए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लिथियम तो सेकंड पीरियड का मेंबर है और मैग्नीशियम तो थर्ड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसकी साइज बड़ी होती है? थर्ड पीरियड की साइज बड़ी होती है। तो मैग्नीशियम का साइज किससे ज्यादा हो जाएगा? लिथियम से ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई ऐसा होना चाहिए था ना, क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है साइज बढ़ जाती है। ऐसा आप अगर आप सोच रहे हैं तो वो गलत है। ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब साइज किसकी बड़ी होती है भाई? लिथियम की। ठीक है, लिथियम की साइज मैग्नीशियम से। देखिए यहाँ में बहुत सारा आपको एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है उसको याद करना है, उसको याद करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि इसका साइज, लिथियम की साइज मैग्नीशियम के लगभग बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, उसका दो रीजन होता है। इसको हम लोग समझाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है भाई? डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब हमारा जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट होते हैं वो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट के साथ में कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट जो लिथियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और यहाँ में क्या होता है लिथियम के बाद? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। समझ पा रहे हैं ना? तो जनरली यहाँ में क्या होता है, देखिए मैं बोला था एनामोलस बिहेवियर, जो सेकेंड पीरियड के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो कुछ अलग बिहेवियर दिखाते हैं बाकी सारे ग्रुप से ना। लिथियम की प्रॉपर्टी, लिथियम और सोडियम को एक ही ग्रुप में रखा गया है, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टीज और सोडियम की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होगा लिथियम का जो केवल लिथियम ही शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होगी। मतलब जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो लिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना भाई, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी सारे एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज अलग डिफरेंट शो करते हैं, जिसको बोलते हैं एनामोलस प्रॉपर्टीज या एनामोलस बिहेवियर। अगर हम बात करें ये सेकेंड पीरियड है भाई, तो यहाँ में डी नहीं आता है। लेकिन अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें सोडियम का नीचे में, तो उसमें डी, मतलब फोर्थ पीरियड से ना हमारा डी आता है कि नहीं? तो यहाँ में बाकी सारे एलिमेंट में डी सबसे होता है, खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहाँ में तो नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का ये मतलब है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, वो क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होने लगती है? मैग्नीशियम से। ठीक है, और समझ पा रहे होंगे। और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किससे मैच करने लगती है? एल्यूमिनियम से। और बोरॉन का प्रॉपर्टी किससे मैच करने लगता है? सिलिकॉन से। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। समझ पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन हम लोग को याद, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ दो के बारे में। मतलब यहाँ में देखो, लिथियम एंड मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है, और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है। समझ पा रहे हैं ना? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप का वजह से हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूछा जाता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की साइज सिमिलर होती है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? इनकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इनकी जो सिमिलर इनकी क्या होती है भाई? सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। इनकी जो फाई की वैल्यू होती है दोनों के लिए कैलकुलेट की गई, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी? सिमिलर। मतलब इनकी पोलराइजिंग पावर दोनों के लिए क्या होता है? सिमिलर होता है। अच्छा, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज बाई साइज। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है भाई? चार्ज बाई साइज। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? आयनिक पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखो या आयनिक पोटेंशियल लिखो, बात बराबर है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या भी बोल सकते हैं? पोलराइजिंग पावर। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है बेरिलियम और यहाँ में लिखा है भाई एल्यूमिनियम, और मान लो इसका आयनिक पोटेंशियल φ1 क्या होता है? चार्ज बाई साइज। मान लो इसका चार्ज कितना है? 2, और इनकी साइज कितनी है? मान लो बेरिलियम का जो साइज है वो x है। क्लियर है ना? यहाँ में बताओ इसकी आयनिक पोटेंशियल कितनी होगी? एल्यूमिनियम की चार्ज कितनी है? 3, और इनकी साइज कितनी है? x। तो देखा गया कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लगभग क्या हो रही थी भाई? आपस में बराबर हो रही थी। क्या हो रही थी? आपस में बराबर हो रही थी। मतलब इसका जो आयनिक पोटेंशियल होगा, इसका आयनिक पोटेंशियल क्या होगा? लगभग बराबर होगा। इससे क्या होगा? आयनिक पोटेंशियल बराबर होगा,
इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। मतलब इसका पोलराइजिंग पावर, इसका पोलराइजिंग पावर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मान लो इसके साथ में अगर कोई एनायन आएगा, अभी आपको चल के आगे मैं पढ़ाऊंगा फजान रूल, तो यहाँ में जो एनायन आएगा तो इसका एनायन का साइज को डिफॉर्म करने का जो चांसेस होगा, मतलब ये केटाइन जो होता है एनायन का साइज को क्या कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसका पावर और इसका पावर दोनों क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा। समझ पा रहे हैं ना भाई। मतलब इनकी जो क्या हो रही है, आयनिक, इनका जो पोलराइजिंग पावर है B+2 का और एल्युमिनियम का जो पोलराइजिंग पावर है दोनों का सेम सेम है। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो कहने का मतलब है उनकी साइज भी लगभग बराबर होती है। उसका रीजन लिखा गया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनकी आयनिक पोटेंशियल बराबर होती है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बेरिलियम और एल्युमिनियम का साइज सिमिलर होता है, क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि उनकी आयनिक पोटेंशियल लगभग बराबर होती है, इसलिए बेरिलियम और एल्युमिनियम का साइज सिमिलर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब देखो बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम में दोनों की साइज बराबर होती है, क्योंकि ड्यू टू, यहां में लिखा गया है सिमिलर इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ का रीजन कुछ अलग है और वहां का रीजन कुछ अलग है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर आपसे कोई बोलेगा लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसका वजह से उनकी साइज लगभग बराबर होती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ में ध्यान देना भाई, इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट लिख दिया जाए ताकि आपको समझ में आएगा। लिथियम का वैल्यू जो होता है, देखिए लिथियम का जो वैल्यू होती है ये होती है 152 पिकोमीटर और इसकी जो वैल्यू होती है 160 पिकोमीटर होती है ना। तो आप बता सकते हैं, बताइए लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम में किसकी साइज होती है भाई बड़ी। लिथियम और मैग्नीशियम में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चार्ज लिखा गया है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, मैं बोला था ना लिथियम और बेरिलियम जो, लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं उनकी सिमिलर क्या होती है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो आप मुझे बताओ इस समय क्या होगा, लिथियम की साइज मैग्नीशियम तो थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिथियम का जो वैल्यू है वो 152 पिकोमीटर है। कितना है भाई, 152 पिकोमीटर है। और मैग्नीशियम का कितना है बताइए, लगभग 160 है। इसका है 152 पिकोमीटर और इसका है 160 पिकोमीटर, होगा ना। अब देखो ये तो एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस नहीं। आयनिक मतलब चार्ज आ जाएगा, ये तो एटॉमिक रेडियस है ना। लेकिन अगर हम बात करें भाई आयनिक रेडियस, तो क्या ये लिथियम को लिथियम +1 में आना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ में क्या होना पड़ेगा, Mg+2 में। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, ध्यान से सुनेंगे, क्या यहाँ में ध्यान देना, क्या ये लगभग बराबर है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बराबर होने का वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। ध्यान दे, बोर्ड पे देखिए, यहाँ में बताओ Li+2 और Mg+2 में क्या यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या यहाँ में ज्यादा बढ़ेगा, तो ज्यादा बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू 160 से कम होगी, है कि नहीं। और यहाँ में इतना कम नहीं होगा, इसमें ज्यादा कम होगा, तो उसकी साइज की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, लिथियम का मैग्नीशियम+2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब दोनों की साइज लगभग बराबर होती है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस लगभग क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो यहाँ में डिफिनीशन में क्या है भाई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आंसर में क्या है, डिफिनीशन में क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी लगे। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए इसमें दो टर्म्स बोली गई हैं कि एटम कैसी होनी चाहिए, कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एटम कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस। और कैसी होनी चाहिए भाई, आइसोलेटेड। अब क्या डिफिनीशन में एनर्जी को मैक्सिमम देना है या मिनिमम देना है, मिनिमम। डिफिनीशन ही है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लियर है ना। अच्छा भाई, अगर मिनिमम है तो केवल गैस में क्यों रहेगा, गैस में रहने का रीजन यही है कि बताओ अगर वो सॉलिड में होता तो बताओ क्या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ना मुश्किल होता, क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए एटम कौन सी स्टेट में है, गैसियस। अगर गैसियस में होगा तो गैसियस में अट्रैक्शन तो कम ना होता है, थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसलिए एटम को कहां में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटम को बॉन्डेड होना चाहिए या नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, क्लियर है ना भाई। एटम को बॉन्डेड मतलब एटम जो हो सकता है या तो बॉन्डेड हो सकता है या तो नॉन बॉन्डेड हो सकता है। अगर भाई एटम बॉन्डेड होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी आपको जो देना है वो मिनिमम देना है या मैक्सिमम, मिनिमम, तो तभी आपको समझ में आएगा। अगर मान लो भाई अगर एटम हमारा एनर्जी जो है,
अगर मान लो एटम बॉन्डेड स्टेट में है, कहाँ में है भाई, बॉन्डेड स्टेट में है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस केस में क्या होगा ना भाई कि ये इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन होगा, खुद का, मान लो खुद का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा और दूसरा का न्यूक्लियस भी इसके साथ में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि एटम कौन सा स्टेट में है, बॉन्डेड स्टेट में है। तो बताओ क्या इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है, लेकिन एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए एटम को कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। अगर एटम अकेला है तो यहाँ में जो अट्रैक्शन होगा सिर्फ इसी का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, बाहर वाला का नहीं होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको क्या देना पड़ेगा, मिनिमम देना पड़ेगा। तो पहले आपको डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एटम कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेटेड का मतलब नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, और वो कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है, या तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, या तो इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सिंबल होगा आईपी, और ये क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी, लेकिन आई लगा है तो कौन सा एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप जनरली क्या देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपका नीट में, तो यही दो टर्म मेंशन होगा, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा होगा या तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा होगा। पहले आप डेफिनेशन क्लियर करेंगे। अच्छा बताओ ये प्रोसेस कैसी है, अगर हमारा कोई भी न्यूट्रल एटम है भाई, तो अगर हमारा कोई भी न्यूट्रल एटम है तो आयोनाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो हमेशा कैसी होगी, एंडो या एक्सो। अच्छा क्या ये मान लो ये एटम है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो भाई आप बाहर से एनर्जी देंगे ना, मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मतलब एक्सो या एंडो, एंडो या एक्सो, आंसर इज एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना कि रिलीज हो रही है। क्लियर है ना, तो चलिए ठीक है, लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, most loosely bonded electron from any isolated gaseous atom, from any isolated gaseous atom। तो लिख लीजिए फॉर न्यूट्रल एटम प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, जूल किलो जूल में, या में होगा किलो कैलोरी पर मोल। तो ये इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर एनदर, मतलब लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, आइसोलेटेड एटम से, मेटल से ही निकालना है ना, मेटल ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो बताइए मेटल कौन सा स्टेट में होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, गैसियस एटम से। क्या सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन उस केस में आपका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा। डिफिनेशन में एनर्जी क्या था, मिनिमम, कम से कम लगे। क्लियर है ना भाई। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हमारे पास में मान लो कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में है, तो आपका ये काम होगा कि उस सॉलिड स्टेट से आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे पहले कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। समझ में, जैसे कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको आपको गैसेस कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस एनर्जी का नाम क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। बताओ प्लस क्यों लिखा गया है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होने वाली है, एंडोथर्मिक। कैसे होगी, एंडोथर्मिक। अगर सॉलिड में है तो भाई सॉलिड में तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, उस अट्रैक्शन को कम करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी दे रहे हैं तो बताओ कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अब मान लो कोई भी मेटल है भाई हमारे पास में, और यहां से क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मान लो आपने इस मेटल को आपने एनर्जी दिया E1, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया M+। फिर आपने दूसरा एनर्जी दिया भाई E2, तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर आपने एक और एनर्जी दिया भाई,
E3, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा 3, है कि नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, कितना, अरे भाई जितना है उतना निकाला जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना, कोई भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन बताओ निकलता कितना है 1, मतलब उतना रूम टेम्परेचर में उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है कि वो सारा इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, लेकिन क्या आप निकाल सकते हैं कितना, 11 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ज्यादा एनर्जी दीजिए इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, क्लियर है ना भाई। मान लो किसी के सर पे मान लो 200 बाल है, कितने बाल निकाले जा सकते हैं मैक्सिमम 200, निकाल कितने सकते हैं वो अलग बात है कि नहीं, समझ पा रहे हैं क्या, निकाल तो सभी सकते हैं, कोई भी मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, क्लियर है ना। तो अगर बात ध्यान दीजिएगा, मान लो ये भाई मेटल गैसेस स्टेट में था, उससे आपने क्या करा, कुछ एनर्जी दिया, क्या दिया एनर्जी, कितना एनर्जी दिया E1, तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, समझ पा रहे हैं ना। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई उसमें भी आपने एनर्जी दिया, अब आपने दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी E2 एनर्जी दिया, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। फिर आपने क्या किया, इसमें यहां से यहां में भी आपने एनर्जी कितना दिया E3, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या ऐसे और एनर्जी देते जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाएगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, जनरली हम लोग 3 ही समझेंगे, बाकी तो आप समझ पा रहे हैं, प्रोसेस यही आगे कंटिन्यू जाने लगेगी, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं IE1 ऑफ मेटल एक्स, ठीक है। मान लो ये मेटल जो गैसेस स्टेट में है उसने E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मान लो मेटल ये 1 है ना, तो यहां से कितना एनर्जी दिया गया है, E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ये क्या कहलाएगा, IE1 ऑफ मेटल गैस, ठीक है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी, इस मेटल की, समझ पा रहे हैं ना, जो गैसियस स्टेट में है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं मान लो मेटल गैस को फिक्स कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में बताओ यहां से यहां आया है, तो बताओ इसको कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि यहां से यहां जाने में पहले ये हुआ होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर यहां से यहां में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल गैस, है कि नहीं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ में किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मेटल ये M जो गैसेस स्टेट में है, बताओ यहां से यहां में आ गए, तो बताओ M से M+3 कब बनेगा, जब M से M+1 निकलेगा, फिर M+1 से M+2 बनेगा, M+2 से M+3 बनेगा, तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकल रही हैं, 3, तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, थर्ड आयोनाइजेशन, मतलब यहां से बताओ, तो ये क्या लिखा जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैस, समझ पा रहे हैं ना। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं। फर्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन एक ही बार 10 नहीं निकालना है, एक एक निकालना है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी कंडीशन हो गई भाई, यहां से यहां में देखिए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, नहीं, क्या ये डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, वही तो है, अरे डिफरेंट स्पेसिस ऑन सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो M सेम है ना। तो बताओ यहां से आप कहा, बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बताओ यहां से यहां में जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है घट रही है, बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ यहां से यहां में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या यहां से यहां में बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है तो क्या इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ रही होगी तो उसकी साइज कम हो रही होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यहां से यहां में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या उसके लिए क्या ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अरे भाई देना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताओ यहाँ में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं भाई। देखो, अगर IE1 IE2 IE3 की बात किया जाए तो बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, IE3 का ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, IE1 IE2 IE3 डैश 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 क्या हो जाएगा, IEN। अगर आपने सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा होगा, लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर सेम एलिमेंट के लिए, किसके लिए भाई, सेम एलिमेंट के लिए। अगर एलिमेंट ही अलग हो गया तो उसके लिए भाई कहानी अलग हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूंगा, जल्दी से बोलिए, केवल आप लोग रट लेते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड होता है, सेकंड से ज्यादा थर्ड होता है, थर्ड से ज्यादा फोर्थ होता है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन लिखा है,
और मान लो यहाँ में लिखा है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप जोश में आए और देखिए I1 I2 इसका ज्यादा होगा, गलत हो जाएगा, एलिमेंट ही अलग हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? तो उस केस में आप ऐसे टिक करके आ जाएंगे तो गलत हो सकता है। तो अगर एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो यही लिखा है फॉर सेम एलिमेंट के लिए I1 I2 I3 I4 में किसका ज्यादा होगा, IN का ज्यादा होगा। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अगर मान लो यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ से बोलूंगा, अगर मान लो मैंने ये इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, M+1 गैस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताओ यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, किसके रिस्पेक्ट में, M+X। मतलब इस M+ को कितना एनर्जी दिया जाए। अब इसको एक नया समझना है, इसके पहले भूल जाइए ना, इसको कितना एनर्जी दिया, E2 एनर्जी दिया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, M+3 में। तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M+। मतलब M+ के रिस्पेक्ट में ये यहाँ से यहाँ में कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई, लेकिन आपका हमेशा न्यूट्रल वाला ही पूछा जाता है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ में हमने M+ को फिक्स कर दिया, M+ गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, M+ गैस के रिस्पेक्ट में यहाँ तक आ गए, एनर्जी E3 दी है, ये M+3, बताओ कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मान लो ये यहाँ में आ रहा है भाई, तो सबसे पहले M+1 से M+2 गया होगा, फिर M+2 से M+3 गया होगा, तो ये बताओ कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके रिस्पेक्ट में, M+ गैस के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर मैं मान लो भाई M+2 गैस मान लेता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में बताओ ये आपने E3 एनर्जी दिया, M+2 से M+3 में चला गया, तो बताओ कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M+2। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आपको ध्यान देना भाई, न्यूट्रल वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा न्यूट्रल वाला ही पूछा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको मान लो भाई M से M+3 में चले गए भाई, तो ये बताओ M का रिस्पेक्ट में ये कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, M से पहले M+1 में जाएगा, फिर M+1 से M+2 में जाएगा, फिर M+2 से M+3 में जाएगा। मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्या होगी, IE1 + IE2 + IE3 के बराबर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो भाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ना, फर्स्ट में IE1, फिर IE2, फिर IE3। लेकिन टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ में M+ फिक्स कर दिया गया, तो अगर आप इसको E2 एनर्जी देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये M+ के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आयोन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में M+ के रिस्पेक्ट में। लेकिन M गैस के रिस्पेक्ट में बताओ ये कौन सा एनर्जी होगा, सेकेंड। भाई ये यहाँ से M से M+1 आएगा, M+1 से M+2 जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, M गैस के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। लेकिन M+ के रिस्पेक्ट में तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, क्लियर है ना? तो वही बात किया जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान केवल किसको देना है, न्यूट्रल एटम को। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालना है एक, ठीक है, कहां से निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। वाला वाला गलत है, सही है, गलत है, क्योंकि वो सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है ना, तो ये तो गलत है। बी वाला में मॉलिक्यूल से ही निकाल दिया है, वो तो आइसोलेटेड होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग गिवन equation determine second ionization energy of M। तो यहाँ में ध्यान देना। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो ये कौन सी एनर्जी है, ये तो IE1 ही तो है ना, M का रिस्पेक्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। लेकिन ये देखो, ये IE1 का वैल्यू कितना है, 100, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, दो इलेक्ट्रॉन मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, IE1 + IE2 है ना।
तो बताओ IE1 प्लस IE2 की वैल्यू कितनी है 300 और IE1 कितना है 100, तो IE2 कितना हो जाएगा 200। समझ पा रहे हैं ना? तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में IE1 प्लस IE2 इज इक्वल टू 300 है और IE1 इक्वल टू 100, तो यहाँ से IE2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। IE2 बोले तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, न्यूट्रल है ना, तो आप निकाल सकते हैं।